नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए जो वीडियो लाया गया है, इसमें विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम वन दरोगा के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो इसकी सीरीज के आपके काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देख लें। और आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो आप जो है वीडियो को जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन फाउंड इन एनिमल्स। तो आपको बताना है कि जो आपको इतने ये हार्मोन दिए हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑक्सिन। तो जो ऑक्सिन है ये आपका जो हार्मोन है ये आपका जानवरों में नहीं पाया जाता है। ये पेड़ पौधों में ये आपका हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। बाकी आपका इंसुलिन, एड्रेनलिन और थायरोक्सिन है, ये तीन के तीन हार्मोन्स आपके जो हैं जानवरों में पाए जाते हैं। तो इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन था आपका इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार पूछा जा चुका है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो आप नोट डाउन कर लें, इंसुलिन होता है आपका अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से आपका जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो काफी महत्वपूर्ण बात है। फिर अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो जो आपकी ब्लड शुगर होती है उसको कंट्रोल करने का काम आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वह करता है। और अगली बात आपको ध्यान रखनी है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है जिसको हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। तो यह आपका इंसुलिन की कमी से रोग होता है। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है। तो इंसुलिन की बातें में आपको इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर जो ऑप्शन में अगला था वो था एड्रेनलिन। तो जो एड्रेनलिन है तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, इसको इमरजेंसी हार्मोन्स के रूप से नाम से भी आपका जाना जाता है। यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में भी स्रावित होता है और इसको जो है लड़ो या मरो हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब भी आपका फियर या फाइट की सिचुएशन होती है तो आपका एड्रेनलिन हार्मोन्स आपका जो है स्रावित होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एड्रेनल हार्मोन के बारे में याद रखनी है। फिर जो अगला था आपका ऑप्शन में वो था आपका थायरॉक्सिन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका स्राव अवॉटो ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है थायरॉइड ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है तो वो तो आपका अवॉटो ग्रंथि या थायरॉइड ग्लैंड से यह स्रावित होता है। यह हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायता करता है। और साथ में आपको याद रखना है यह हार्मोन हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम भी करता है। तो इतनी सारी बातें आपको थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में याद रखनी है। फिर अगला था जो आपका ऑक्सिन। तो आप सभी को पता होगा ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सिन जो है पौधों में क्या काम करता है तो ये जो आपकी पौधों की जो वृद्धि होती है उसके वृद्धि में यह आपका ऑक्सिन जिम्मेदार होता है। जो औध जो आपके जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो टिप होती है टॉप में, वहाँ पर आपका ऑक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में
रखना है। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस वीडियोज का फायदा मिले। फिर आपका अगला प्रश्न है आज का, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे डॉट डॉट बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होता है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम हवा में जलाते हैं तो इससे आपका मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है आपका पानी से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमको मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड मिलता है। तो अब आप इसको जो है एक्सप्लेन में डिटेल्स में यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने किया क्या, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो यह सफ़ेद लौ के साथ श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम रिबन हवा में सफ़ेद लौ यानी श्वेत लौ के साथ जलता है और इसका सफ़ेद पाउडर बन जाता है, और इससे जो हमें प्राप्त होता है यह चूर्ण जो होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है, आप देख सकते हैं, Mg+O2 इज इक्वल टू 2MgO। तो जो ये MgO है यही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की पानी से अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। तो आप देख सकते हैं जो MgO हमें प्राप्त हुआ उसकी रिएक्शन अगर हमने पानी H2O के साथ कराई तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो मिला MgOH का होल ट्वाइस। तो ये MgOH का होल ट्वाइस ही आपका मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड है। तो आप सभी लोगों को अब पता चल गया होगा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं उससे उत्पन्न जो आपका सफ़ेद राख होती है इसको पानी से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। इज द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। तो आपको ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण और जल उत्पाद के रूप में बनाता है, और इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में आप देख सकते हैं, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं NaOH, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक आपका क्षार है। इसकी अभिक्रिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक जो क्लोराइड एसिड है इसके साथ हमने करवाई तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो बना NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O पानी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी हमने ये अम्ल और क्षार, तो जो आपका NaOH ये आपका हो गया क्षार, HCl आपका अम्ल, तो जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई अम्ल और क्षार की तो हमें प्राप्त हुआ एक लवण जो है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में हमें मिला पानी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको ध्यान रखना है जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका लवण और जल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इन ऑप्शन में से जो आपका निकिल है इसका यूज जब हम वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में आपका निकिल का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एसएससी में, रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो हाइड्रोजनीकरण है वो क्या होता है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजनीकरण में हम करते क्या हैं कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका हाइड्रोजन से योग करके उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हाइड्रोजनीकरण
क्या होता है? तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाया जाता है। तो इसी प्रोसेस का यूज करके हम करते क्या है कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं और इससे हम वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, यदि V अपॉन I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसी को आपका प्रतिरोध कहा जाता है। तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, R इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर V अपॉन I का मान एक नियतांक है तो इसे आपका प्रतिरोध कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V अपॉन I और यही आपका ओम का नियम है। तो अब आपको ओम के नियम का जो ओम का नियम है इसके बारे में कुछ बातें जो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है ओम का नियम पता होना चाहिए। तो जो ओम का नियम है वह कहता है किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यह स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I, यानी किसी भी विद्युत जो परिपथ होता है उसमें धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह आपका ओम का नियम कहता है और इसी को हम कहते हैं V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो आपका प्रश्न में दिया गया था। और इसी को अगर आगे सॉल्व किया जाए तो ये होता है V अपॉन I इक्वल टू R। तो ये ही आपका ओम का नियम है। और आप देख सकते हैं R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का जो आपका SI मात्रक होता है वो होता है आपका ओम और इसे इस सिंबल से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है, ओम का नियम क्या होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका ओम का जो नियम होता है उसका जो ग्राफ होता है तो वो किस प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज और जो करंट के बीच में जो ग्राफ होता है वो हमेशा कांस्टेंट यानी लीनियर ग्राफ होता है, रैखिक ग्राफ। आपका ओम के नियम के जो नियम से जो आपका ग्राफ बनता है वो हमेशा लीनियर ग्राफ यानी रैखिक ग्राफ तैयार होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा और जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर हमें और जो आपकी अभिक्रिया घटित होती है वो दहन अभिक्रिया यानी कंबशन जो आपकी रिएक्शन होती है वह होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है तो हमेशा वहाँ आपकी दहन अभिक्रिया कंबक्शन जो आपकी रिएक्शन होती है वह घटित होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। तो आपको बताना था कि इसमें से कौन सा जो आपका ग्रुप है जो वानस्पतिक पद्धति से उपजता है। तो उसका जो आपका यहाँ पर जो उदाहरण है वो है गन्ना, आलू और केला। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गन्ना, आलू और केला होता है इनको आपका वानस्पतिक पद्धति से उपजाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनका बीज नहीं होता है, तो इनको हमेशा हम वानस्पतिक पद्धति से उपजाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, लगातार या एकाधिक डॉट डॉट के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो जो आपकी इको होती है वो परावर्तन यानी जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण हम उनको एक से अधिक बार सुनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इको होती है आपकी जो प्रतिध्वनि होती है वो रिफ्लेक्शन यानी आपका परावर्तन के कारण एक से अधिक बार सुनी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा रूप कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो ऊर्जा होती है वो हमेशा रासायनिक ऊर्जा बनती है यानी केमिकल एनर्जी में आपका रूप होता है।
फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो यहाँ पर जो आपकी चांदी है, जो सिल्वर धातु है, ये उच्च तापमान पर भी जो आपकी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। फिर अगला प्रश्न है, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट डज द सिंबल आर इन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंड फॉर? तो आप सभी लोगों को जो ओम का नियम था उसमें पता लग चुका होगा कि आर आपका हमेशा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो जो आपका फोर्स होता है, बल, वह हमेशा किसी भी वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलने या का प्रयास करता है। तो ये आपका जो आपका गति का पहला नियम है, वह वहां से भी आपका सिद्ध होता है कि कोई भी वस्तु गतिशील है तो वह गति की अवस्था में ही रहती है, या विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी फोर्स न लगाया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि बल हमेशा जो है इसको बदलने का प्रयास करता है। फिर अगला प्रश्न है, किस कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो जो आपका नाभिक होता है, न्यूक्लियस, इसको जो है कोशिका ऑर्गेनल का मास्टर कहा जाता है, तो वो है आपका नाभिक, न्यूक्लियस। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर जो जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 मक्खन का खट्टा होना, यह आपका जो है रासायनिक परिवर्तन है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो स्पाइरोगाइरा है यह आपका विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो ये इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। फिर अब आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा जाता है, तो आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज का आपका प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी पेट में, ऑप्शन सी ग्रास नली में, ऑप्शन डी यकृत में। तो आप सभी लोग कमेंट कर कर इसका जवाब जरूर दें कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो आप अपने कमेंट कर कर प्रतिक्रिया जरूर दें, जितना आपको पता हो आप कमेंट करके इसके बारे में लिखें। और आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोज मिलती रहें। धन्यवाद।